सर आज एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर शुद्धराज क्रांति के लिए। और शुद्धराज क्रांति की जो दूसरी जो महारैली जो होने वाली है वह भिवानी के अंदर रखा गया इसका स्थान। इसके विषय में आज आप लोग ये घोषणा कर रहे हैं। और एक ख़ास बात है कि जो आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है उसके विषय में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो क्या कुछ विषय हैं शुद्धराज क्रांति दूसरी के जो कि भिवानी में होने वाली है 18 जून को, उसके बारे में बताइए सर। शुद्धराज क्रांति जो है इसका मेन उद्देश्य है जो लोग काफ़ी वर्षों से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं और इस देश के मूल निवासी हैं, उन लोगों की गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ने का मकसद है। और हम ये चाहते हैं कि मूल निवासी हैं वो 90% मूल निवासी लोग अपने हकों की लड़ाई जागरूक होकर एक साथ जिस दिन भी आ जाएंगे उसी दिन सामाजिक परिवर्तन होगा। और ये सामाजिक परिवर्तन मूल निवासियों की बेड़ियों को तोड़ के उनका राज लाने का काम करेगा। सर आपका जो पंपलेट है इसके अंदर हर वर्ग के उद्देश्य जो हैं, जो मुद्दे जो हैं वह ऐड किए गए हैं। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 2021 के अंदर होनी थी और जनगणना का वर्ष था, उसको टाल दिया गया और अब तक भी उसका कोई भी नाम नहीं लिया जा रहा है। इसके ऊपर आपने काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम किए, भारत बंद भी पिछला आपने किया था। ओबीसी की जाति आधारित जो जनगणना है उसके बारे में क्या ख्याल है? हरियाणा पे जो प्रभाव है वह इलेक्शन भी होने वाले हैं, आप डाल पाएंगे? सर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ये लोग डर की वजह से नहीं करवा रहे। इन लोगों को डर है भाई जिस आदमी को अपनी ताकत का पता चल जाएगा, जिस भी मतलब ओबीसी जो एक बहुत बड़ा तबका है, इसकी जाति आधारित जनगणना यदि ये लोग करवा देते हैं तो उसको अपनी ताकत का पता चल जाएगा। और हर दूसरा आदमी आप देश के अंदर, भारत देश के अंदर हर दूसरा आदमी पिछड़ा हो रखा है। 52% है। 1931 के अंदर अंग्रेजों के टाइम में जनगणना हुई थी, उसके बाद में जितनी भी ये मनुवादी जो ताकतें थी, जिन लोगों ने भारत के ऊपर राज किया है, वो आज तक इन्होंने मेरे ख्याल से 1931 के बाद से लेके आज तक एक बार भी ओबीसी की जनगणना इन लोगों ने नहीं करवाई। ये चीज़ प्रूफ है भी, इन लोगों को ये पता चल गया कि 52% 1931 में जब तो कम से कम 60% तो होंगे। तो इसी डर की वजह से ये लोग ओबीसी की जनगणना करवाने से कतराते हैं। सर ईवीएम का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और मेश्राम साहब ने इसकी घोषणा की है कि वो भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं वह 2024 के अंदर करीब 15 लाख ईवीएम को तोड़ेंगे। ईवीएम का जो मुद्दा है वह कर्नाटक के अंदर भी टूटते हुए देखा गया था और बिल्कुल सड़क के ऊपर लोगों ने इसको तोड़ा था, बूथों के अंदर भी तोड़ा था। हरियाणा के अंदर क्या संदेश देना चाहिए? सर आप ईवीएम का सभी को पता चल गया, 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको घोषित किया भी इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। और आप अभी ताज़ा उदाहरण आप गोरखपुर का देखोगे, योगी जी के गढ़ है वो, वहाँ पे ईवीएम के अंदर वोट तो पड़े 3,63,000 और उसके अंदर निकले 4,76,000। ये तो ताज़ा उदाहरण है, सभी के साथ अखबारों में भी आया है, वीडियो इन पे मोबाइलों पे भी चल रही है। लेकिन मीडिया जो है ऐसी चीज़ों को एक बार भी नहीं दिखाती। क्यों? मीडिया का काम है कि जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट जो चाहती है वही चीज़ दिखाना। और यदि ये चीज़ सबके सामने मीडिया पूरा जो बड़े बड़े मीडिया वाले यदि उनको दिखा दें तो आम आदमी को ये पता चल जाएगा कि ईवीएम से घोटाला होके ही ये गवर्नमेंट बनी। तो ये तो आपके साथ ताज़ा उदाहरण है। और इसीलिए कर्नाटक के अंदर वामसेप के जितने भी कार्यकर्ता ऑल इंडिया के अंदर, आप हरियाणा नहीं, 2024 के अंदर जैसे कर्नाटक में रोड के ऊपर ईवीएम मशीन तोड़ी गई, हम तो ये कहते हैं कि घोटाला नहीं, ये लोग मशीनों को चेंज कर देते हैं। क्यों? अपनी गाड़ियों के अंदर मशीन लेके आए तो वोट उन्होंने डाल ही रखे होंगे। तो इस चीज़ को मतलब जब तक लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनी है और जब तक इस चीज़ का कंट्रोल नहीं होगा, हम लोगों की मांग है ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से इलेक्शन होना है। सर आरक्षण के मुद्दे के ऊपर आपके लगभग 4 मुद्दे इसके अंदर मैं देख रहा हूँ। वंचित अनुसूचित जातियों के संख्या में अनुपात में भागीदारी और पिछड़ी जातियों की संख्या के अनुपात में राजनीतिक आरक्षण, SC ST OBC का बैकलॉग पूरा
और ओबीसी को संख्या के अनुपात में भागीदारी की एक बात है इसके अंदर सामने आ रही है। ये जो हमारी डिमांड है, ये 4 डिमांड है इनके अंदर। मैं इसमें एक ही सवाल का आपको जवाब दे देता हूँ। भाई हम इतना संघर्ष करेंगे, संघर्ष करके हमारे जो समाज है हमारा ओबीसी एसटी ओबीसी जो भी जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके राज ही अपना लेने का काम करेंगे। और ये राज हमारा होगा तो सारी चीज़ें हमारी होंगी। और जो लोग इन तीनों माइनॉरिटी एससी और ओबीसी से अलग जो बच गए, उनको हम आरक्षण देने का काम करेंगे। जब आरक्षण की बात हुई तो सत्येंद्र पासवान जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। 12वां मुद्दा इसके अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है और लगभग मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये जो एक्ट अगर बनता है, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट अगर बन जाता है तो हर वर्ग, हर एक जाति अनुपात के अंदर और जो हर धर्म संप्रदाय को अपना एक हिस्सा मिल सकता है अगर ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट अगर बन जाता है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट भारत में जो भी समस्याएं निर्माण की गई उसका 2 ही कारण है। पहला कारण ईवीएम है और दूसरा कारण है कि भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो भारत के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो सबका एक साथ समाधान हो सकता है। मगर यहाँ के जो शासक वर्ग है वो किसी भी समस्याओं को समाधान नहीं करने के चक्कर में ईवीएम मशीन को बंद नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रही है और जाति आधारित जनगणना का जो मामला है ये तो 1 सितंबर 2011 को ही दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोगों ने रैली किया था और इसके पहले राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा सहमति भी हो गई थी कि जाति आधारित जनगणना ऑल इंडिया में किया जाए, मगर नहीं हुई। इसके वजह से हम लोगों को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम करके और जनता को संदेश देने का करीब लाखों लोग आए थे और उस कार्यक्रम में 40-50 को तो केवल केंद्र के मंत्री आए थे, जिसमें रामविलास पासवान थे, HD देवगौड़ा थे और भी अन्य प्रकार के बहुत सारे मंत्री थे। तो ये जितने भी मुद्दे हैं सभी का समाधान वहीं 2 जगह से हो सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर, इसमें रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट क्या काम करेगा? अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती है, भागीदारी मिल जाती है, तो उसके बाद में उसके ऊपर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं? रिजर्वेशन का जो मामला है उसके लिए वही है जैसे उसको लागू करवाने के लिए कानून बनाया गया, तो उसका जो उपबंध जो वगैरह है सारे के सारे लागू होंगे इसके अंदर, तो इसलिए उसमें ऐड किया गया है उसके लिए। सर, एक ही और बड़ा मुद्दा है आपके इस मामले के अंदर, और इसके अंदर SC ST OBC पिछड़ा ही नहीं, लगभग हर वर्ग है और पूरा का पूरा भारत इसकी मार झेल रहा है। पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको बहाली को लेकर के, पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसका कैसे देखता संगठन? पुरानी पेंशन जो है वो क्या है कि 2004 के पहले भारत में क्या सिस्टम संविधान के द्वारा जो लागू किया गया था उसमें क्या था कि आप जब रिटायर होंगे तो आपको पूरी की पूरी जब तक जिंदगी है तब तक पेंशन दिया जाएगा और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को भी दिया जाएगा। इस तरह से अभी नहीं है, सरकार ने कानून बनाकर बहुत सारे पेंशन को रोक दिया है। जो ये रोका गया है ये गलत रोका गया है या फिर सही रोका गया है? नहीं, गलत रोका गया है। अब 60 वर्ष तक 40 वर्ष तक आपके यहाँ नौकरी किया जाए या सरकार की नौकरी किया जाए और उसके बाद उनको पेंशन बंद कर दिया जाए तो वो तो हार्ट अटैक करके मर जाएगा ना। वो जी, उनका उम्र ज़्यादा हो गया, वो क्या कर सकते हैं, किसी काम के लायक तो है नहीं। यूज एंड थ्रो जैसा देखने को मिलता है। हाँ, इसलिए पेंशन, पुरानी पेंशन को हर हालत में लागू किया जाए और आंदोलन भी हम लोग चला रहे हैं।